मैं कस्टम विभाग में 11 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने नकली दूध पाउडर में ड्रग्स छुपाने से लेकर जैकेट की परत में पैसे सिलने तक सब तरह के हथकंडे देखे हैं। उस दिन एक छात्र स्क्रीनिंग के लिए आया। उसका सूटकेस साधारण था और वो खुद भी बिल्कुल नियमों में दिख रहा था। एक्सरे मशीन में कुछ असामान्य नहीं दिखा। मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसने सूटकेस खोला। अस्तर के अंदर 3 पत्थर शांति से पड़े थे, धूसर, आम से दिखने वाले। मैंने उन्हें 3 सेकंड देखा, एक शब्द नहीं कहा। अपना वॉकी टॉकी उठाया और एक कोड बोला। 10 मिनट में पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मैं कस्टम में 11 साल से हूँ। इस काम ने मेरी सारी अव्यावहारिक कल्पनाओं को खत्म कर दिया है, लेकिन मेरी अंतर्ज्ञान को और तेज कर दिया है। मैंने उन माताओं को देखा है जो दूध पाउडर के डिब्बे में खतरनाक सामान छुपाती हैं। उनकी आंखों में निराशा थी। मैंने उन व्यापारियों को देखा जो जैकेट की परत में डॉलर सिलते हैं। उनकी आंखों में लालच था। और उन युवाओं को देखा जो दर्जनों कैप्सूल निगलकर सामान तस्करी करते हैं। उनकी आंखें खोखली होती हैं। 11 साल मैंने बहुत सी आंखें देखी हैं और मैंने वह कला सीखी है जिसमें सिर्फ आंखों को पढ़कर सब समझ जाता हूँ। आज मेरी ड्यूटी T3 टर्मिनल के इंटरनेशनल अराइवल के 6ठे चेकिंग काउंटर पर थी। दोपहर के 3 बजे यात्रियों की आवाजाही सामान्य थी। एक युवक जो सिल्वर रंग का सूटकेस धकेल रहा था मेरे काउंटर पर आया। बहुत साधारण युवक, सफेद टी-शर्ट, जीन्स, चश्मा, छात्र जैसा दिखता था। उसने अपना पासपोर्ट बढ़ाया, नया था। मैंने खोला। गाओ युआन, 21 साल, एच देश से पढ़ाई करके वापस आ रहा था। वापसी पर स्वागत है। मैंने पासपोर्ट पर मुहर लगाकर वापस किया। शुक्रिया, उसने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा और अपना सूटकेस लेकर कन्वेयर बेल्ट की ओर बढ़ गया। 1 मिनट रुकिए, मैंने कहा। गाओ युआन रुका और मुड़कर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी थी, एकदम उचित मात्रा में। सर, आपका सामान एक्स-रे से गुजरना होगा। ठीक है, उसने सिर हिलाया बिना किसी झुंझलाहट के और खुद ही सूटकेस को बेल्ट पर रख दिया। सब कुछ बहुत नियमित था, बहुत सामान्य। मैंने मॉनिटर देखा, कपड़े, किताबें, कुछ स्थानीय उत्पाद, एक रेजा, सब साफ सीधा, कोई घनत्व असामान्य नहीं, कोई छुपा हुआ आकार नहीं। मेरे साथी ली ने एक्स-रे देख रखा था। उसने मुझे ओके का इशारा किया। मैं नहीं हिला। मेरी नजर अब भी गाओ युआन के चेहरे पर थी। वो चुपचाप खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन उसके बाएं हाथ का अंगूठा बिना सोचे समझे बहुत तेजी से दूसरी उंगली के जोड़ को रगड़ रहा था, बार बार। यह एक विशिष्ट संकेत है। मुस्कुराहट के पीछे छिपी अत्यधिक घबराहट। वो किस बात से इतना तनाव में था? जब उसका सूटकेस पूरी तरह साफ था। सर, आपका सूटकेस ठीक है, आप जा सकते हैं। ली ने उसे टोका। गाओ युआन ने मेरी तरफ देखा, फिर सूटकेस लेने चला। सूटकेस खोलिए। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। ली हैरान रह गया। गाओ युआन का हाथ जो सूटकेस पकड़ने जा रहा था हवा में रुक गया। उसकी मुस्कान एक पल को जम गई, फिर सामान्य हो गई। अधिकारी जी, आपने तो कहा सब ठीक है। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन अंगूठा रगड़ना बंद हो चुका था। मांसपेशियां तन गई थी। रूटीन चेकिंग, कृपया सहयोग करें, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। खोलिए। गाओ युआन ने 3 सेकंड मुझे देखा, फिर पल के झुका ली। ठीक है। उसने सूटकेस चेकिंग टेबल पर रखा, पासवर्ड डाला, ढक्कन खोला। अंदर भी उतनी ही सफाई थी। कपड़े बिल्कुल सिकुड़े हुए, वैक्यूम पैक में। किताबों पर कवर चढ़ा था, एक कोने में रखी थी। मैंने दस्ताने पहने और जांच शुरू की। एक एक चीज निकाली, किताबें पलटी, कुछ नहीं मिला। आसपास के यात्री बुड़बुड़ाने लगे थे कि मैं अनावश्यक देरी कर रहा हूँ। ली भी झेप गया था, शायद सोच रहा था कि मैं आज बहुत संवेदनशील हो गया हूँ। गाओ युआन के होठों पर फिर से एक हल्की मुस्कान आ गई थी, राहत वाली मुस्कान। मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने सूटकेस में सब कुछ खाली कर दिया। फिर मैंने अपनी उंगली के जोड़ से सूटकेस के अंदरूनी तले को थपथपाया। थक थक थक, धीमी भारी आवाज। मैंने सिर उठाकर गाओ युआन की तरफ देखा। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। खोलिए, मैंने कहा। क्या खोलूं? सूटकेस की अंदरूनी परत। गाओ युआन के गले की गांठ ऊपर नीचे हुई। मुझे नहीं पता था कि इस सूटकेस में कोई परत है। उसकी आवाज सूख गई थी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खोलिए। मैंने चेकिंग टेबल के नीचे से एक मुक्तिपर्पज स्क्रू ड्राइवर निकाला। गाओ युआन ने मेरे हाथ में वो औजार देखा। उसके होंठ कांपने लगे। वो हिला नहीं। मैंने और शब्द नहीं बर्बाद किए। मैंने स्क्रू ड्राइवर की सपाट नोक को अस्तर के किनारे में डाला और जोर से दबाया। कटैक, अस्तर की तख्ती एक किनारे से उठ गई। मिट्टी और मशीन के तेल की हल्की सी गंध आई। मैंने पूरी तख्ती खींचकर हटा दी। सूटकेस की परत के अंदर मोटा स्पंज बिछा था और उस स्पंज में 3 सटीक नक्काशीदार खांचे थे। हर खांचे में एक पत्थर रखा था, धूसर, बेढंगे कोनों वाले, जैसे किसी नदी के किनारे से उठाकर रख दिए गए हों। ली झांक कर देखने लगा। बस पत्थर? इसके लिए इतना ड्रामा? आसपास के यात्री भी गुनगुना रहे थे। गाओ युआन जैसे बेहोश हो गया था, चेकिंग टेबल पर झुककर जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने उन पत्थरों की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा फोकस तीनों पत्थरों पर था। मैंने उन्हें 3 सेकंड देखा। फिर मैंने एक पत्थर उठाया। वो ठंडा था, भारी, सतह खुरदरी, उस पर सूखी मिट्टी लगी थी। मैंने उसे आंखों के सामने करके चेकिंग टेबल की तेज रोशनी में घुमाया, एक खास कोण पर जो लगभग आंख से दिखाई नहीं देता। पत्थर की सतह पर एक बेहद पतली, बाल से भी पतली, बैंगनी रंग की चमक दौड़ गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पत्थर वापस रखा, एक शब्द नहीं कहा। मैंने कंधे पर लटका वॉकी टॉकी उठाया, उसका बटन दबाया। पूरे चेकिंग हॉल का शोर मानो अचानक गायब हो गया। मेरी आवाज बिल्कुल स्थिर थी, बिना किसी उतार चढ़ाव के। मैंने एक कोड बोला जो सिर्फ मैं और मेरे टीम लीडर झोंगले ही समझते थे। 6ठा नंबर। पत्थर बहुत सख्त है। वॉकी टॉकी पर 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर झोंगले की 2 टूक आवाज। समझ गया। 10 मिनट में पूरा T3 एयरपोर्ट के सभी प्रवेश निकास द्वार पूरी तरह बंद कर दिए गए। भेदी सायरन की आवाज पूरे टर्मिनल में गूंज गई। सायरन बजते ही चेकिंग हॉल में हड़कंप मच गया। यात्री चीखने लगे, बच्चे रोने
लगने लगे। एयरपोर्ट के लाउडस्पीकर से तुरंत निकलने के निर्देश आने लगे। सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। गाओ युआन जमीन पर गिर पड़ा था। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने सबसे पहले तीनों पत्थर फिर से स्पंज में रखे, अस्तर की तख्ती लगाई, सूटकेस बंद किया और उस पर सबसे ऊंची श्रेणी की सील चिपका दी। मैंने ये सब खत्म किया तभी पूरी तरह हथियारों से लैस एयरपोर्ट स्पेशल फोर्स अंदर घुस गई। उन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया। सभी लोग जहां हैं वहीं रहें, कोई हिले नहीं। स्पेशल फोर्स के जवानों की गरज सब पर भारी पड़ी। टीम लीडर झोंग लेई कस्टम इंटेलिजेंस के 2 साथियों के साथ तेजी से मेरी तरफ आए। झोंग के चेहरे पर वो गंभीरता थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके माथे की नसें उभर आई थी। जूंग है, क्या स्थिति है? एक शब्द में उसने पूछा। लक्ष्य गाओ युआन, 21 साल, एच देश से लौट रहा छात्र। मैंने जमीन पर पड़े गाओ युआन की तरफ इशारा किया। संदिग्ध वस्तु, सूटकेस की परत में 3 पत्थर। मैंने सिल्वर सूटकेस की तरफ देखा। मैंने कोड दिया, पत्थर बहुत सख्त है। झोंग ले की पुतलियां सिकुड़ गईं। पत्थर बहुत सख्त है। कस्टम सिस्टम में ये कोड सबसे ऊंचे स्तर के राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के लिए आरक्षित है। एक बार यह अलर्ट ट्रिगर हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी तस्करी हो रही है जो राष्ट्र के मूल हितों को हिला सकती है और इसकी जांच का अधिकार कस्टम से ऊपर चला जाता है। सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को संभालना होता है। मैं और झोंग 7 साल से साथ काम कर रहे थे। मैंने ये कोड पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वो जानता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें पक्का है? झोंग ने धीमी आवाज में पूछा। 100%, मैंने उत्तर दिया। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने तुरंत एन्क्रिप्टेड फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। मैं कैपिटल एयरपोर्ट कस्टम से झोंग ले बोल रहा हूँ। पंशी चट्टान प्लान एक्टिवेट करो। T3 टर्मिनल के 6ठे चेकिंग काउंटर पर लक्ष्य मिला है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को तुरंत सपोर्ट चाहिए। फोन रखकर उसने 2 इंटेलिजेंस साथियों को इशारा किया। उन्होंने गाओ युआन को जमीन से उठाकर हथकड़ी पहना दी। सिल्वर सूटकेस को एक खास मेटल बॉक्स में रखा गया। सब कुछ तेजी से और व्यवस्थित रूप से हो रहा था। 20 मिनट के भीतर 3 काली रेड कारें होंकी एयरपोर्ट के स्पेशल रूट से सीधे टर्मिनल पहुंच गईं। उनसे कुछ लोग उतरे, काले सूट में, जिनकी मुद्रा तेज और कठोर थी। अगुवाई एक महिला कर रही थी, करीब 30 साल की, छोटे बाल, आंखें चाकू की तरह तेज। उसने कोई बैज नहीं पहन रखा था, लेकिन जैसे ही वह आई, एयरपोर्ट पुलिस के प्रमुख ने खुद उसका सलाम किया। वो सीधे झोंग लेई के पास आई। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, चाओ वेंजुन, इस ऑपरेशन की प्रभारी। उसकी आवाज उसकी आंखों की तरह ही ठंडी और सख्त थी। कस्टम, झोंग लेई, अभियुक्त और सबूत कहाँ हैं? चाओ ने पूछा। झोंग ने उस काली कार की तरफ इशारा किया जिस पर गाओ युआन को बैठाया गया था और उस धातु बॉक्स की तरफ जिसमें सूटकेस था। सबसे पहले किसने पाया? मेरी तरफ देखा। मैं आगे बढ़ा। चाओ की नजर कुछ सेकंड मुझ पर टिकी रही, मानो वो मुझे एक्सरे से स्कैन कर रही हो। पूरी प्रक्रिया बताइए। मैंने उस पल से लेकर पत्थरों के मिलने तक सब कुछ संक्षेप में दोहराया। माइक्रो एक्सप्रेशन, बॉक्स की जांच, सब कुछ। आपने परत तोड़ी, पत्थर देखे और फिर तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट कर दिया? हाँ। आपने कैसे तय किया कि वह साधारण पत्थर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है? अंतर्ज्ञान, मैंने कहा। अंतर्ज्ञान। चाओ के होठों के कोने पर एक बर्फीली और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान फैल गई। श्री जूंग, क्या आप जानते हैं कि आपके एक अंतर्ज्ञान के कारण पूरी राजधानी के एयरपोर्ट को ठप करने से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है? कितनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दूसरे शहरों में डाइवर्ट की गई है? और अगर यह मामला गलत साबित हुआ तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? पता है, एक के बाद एक प्रश्न गोलियों की तरह आ रहे थे। मैं पीछे नहीं हटा। मैं जानता हूँ आप अपने करियर और भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। मुझे दांव नहीं लगाना है। मैंने एक एक शब्द कहा क्योंकि मैंने बैंगनी रोशनी देखी थी। बैंगनी रोशनी? चाओ ने भुएं चढ़ाई। तेज रोशनी के एक खास कोण पर पत्थर की सतह पर बैंगनी रंग की एक बेहद पतली चमक दौड़ी, बाल से भी पतली, लेकिन मैंने उसे देखा। यही असली वजह है कि मैंने अलर्ट ट्रिगर किया। 3 साल पहले मेरे गुरु, पुराने कस्टम प्रमुख लिन हाइडोंग, एक सीमा ऑपरेशन में हो गए थे। उस दिन उन्होंने एक नए प्रकार की तस्करी को पकड़ा था जो साधारण आईएस की तरह छुपी हुई थी। बाद में एक बंद ब्रीफिंग में मैंने उसके बारे में पढ़ा था। उस सामग्री की मुख्य विशेषता ये थी कि एक विशेष तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में वो बैंगनी रंग की चमक दिखाती है। उस घटना के बाद ही कोड पत्थर बहुत सख्त है और पंशी योजना बनाई गई थी। ये जानकारी पूरे कस्टम सिस्टम में शायद 5 लोगों से ज्यादा नहीं जानते थे। झोंग उनमें से एक था। बैंगनी रोशनी, सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। शाओ को यह अंदरूनी बात नहीं पता थी। उसने ठंडी हंसी हंसी। बैंगनी रोशनी? श्री जूंग, क्या आप बहुत उपन्यास पढ़ लेते हैं? फिर उसने अपने लोगों से कहा, सबूतों को आइसोलेशन लैब में ले जाओ, टेक्निकल टीम तुरंत विश्लेषण करे, अभियुक्त को इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, मैं खुद पूछताछ करूंगी। हुजूर, उसके लोग हरकत में आ गए। कैप्टन झोंग। शाओ ने झोंग की तरफ मुड़कर कहा, मुझे आपके कस्टम के एक इंटरोगेशन रूम की जरूरत है और यह श्री जूंग मेरे निष्कर्ष आने तक ये एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते। किसी भी समय पूछताछ के लिए उपलब्ध रहें। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। ऊंची एड़ी के जूते जमीन पर कठोर और साफ आवाज कर रहे थे। झोंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी नजर जटिल थी। जूंग है कैप्टन, मैंने बीच में ही कहा। मैं अपनी वर्दी की शपथ लेता हूँ। झोंग ने सिर्फ आ भरी, कुछ नहीं बोला। आने वाले घंटे लंबी यातना थे। मुझे एक छोटे से कमरे में रखा गया जिसके दरवाजे पर 2 स्पेशल फोर्स के जवान तैनात थे। मैं मोबाइल नहीं देख सकता था, बाहर से संपर्क नहीं कर सकता था। घंटों बीतते गए। खिड़की के बाहर रात उतर आई। T3 टर्मिनल अभी भी बंद था। विमान खड़े थे। सन्नाटा था, जैसे किसी भूतिया शहर में हो। मैं सोच सकता था कि बाहर अब तक तूफान आ चुका होगा, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा था और अपने गुरु पर। आधी रात के करीब दरवाजा जोर से खुला। शाओ अंदर आए। उसका चेहरा पहले से ज्यादा ठंडा था। आंखों में दबी हुई गुस्से की आग थी। उसने एक फाइल मेज पर पटक दी। श्री जूंग,
जूंग, आप बेहतर मुझे कोई स्पष्टीकरण दें। मैंने फाइल उठाई। टेक्निकल टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का निष्कर्ष बोल्ड काले अक्षरों में लिखा था, जैसे आंखों में चुभ रहा हो। प्रेषित नमूने A, B, C स्पेक्ट्रोस्कोपी, घटक परीक्षण, रेडिएशन परीक्षण, कोई असामान्यता नहीं पाई गई। मुख्य घटक हुआगान चट्टान। निष्कर्ष साधारण पत्थर। मेरे दिमाग में जूम की आवाज हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 8 घंटे गाओ युआन से पूछताछ की। शाओ की आवाज बर्फ के टुकड़ों जैसी थी। वो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा कि उसने एच देश में एक नदी के किनारे से ये पत्थर उठाए थे। उसे सुंदर लगे, स्मारिका के तौर पर लाया। उसके सामाजिक संबंध, पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमने जमीन के अंदर तक छान मारा, सब साफ है। उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाया। अब सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। शाओ ने आगे बढ़कर दोनों हाथ मेज पर टेक दिए और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोली, आपने झूठ बोला। मैंने नहीं बोला। मेरी आवाज थोड़ी कर्कश थी। बैंगनी रोशनी। हमारी टेक्निकल टीम ने देश के सबसे उन्नत उपकरणों से उन पत्थरों को अंदर बाहर छान डाला, एक भी बैंगनी रेशा नहीं मिला। जूंग है। वो लगभग चिल्ला उठी। मैं तुम्हें 12 घंटे दे रही हूँ, आज रात से कल दोपहर 12 बजे तक। या तो तुम इस बात का पुख्ता सबूत पेश करो कि वे 3 पत्थर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, या फिर तुम्हें सैन्य अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे तथाकथित अंतर्ज्ञान और बैंगनी रोशनी के चक्कर में हम एक और बड़ा शिकार पकड़ने का मौका चूक गए। उसने सीधा होकर कहा, अब जाओ, कन्फाइनमेंट रूम में बैठो और सोचो कि तुम कैसे साबित करोगे कि तुम कोई पागल नहीं हो। उसके सीने में जोरदार उबाल था, गुस्से से पागल थी। 2 स्पेशल फोर्स के जवान अंदर आए, एक बाएं एक दाएं मुझे पकड़ लिया। मैंने विरोध नहीं किया। मेरा दिमाग अस्त व्यस्त था। नामुमकिन। मैंने वो बैंगनी रोशनी साफ देखी थी जो उस बंद ब्रीफिंग की तस्वीर से बिल्कुल मिलती थी। फिर कहाँ गड़बड़ हुई? मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस एक लोहे का चारपाई था। मैं बैठ गया, अपने आप को शांत किया, एक एक करके दोपहर की सब घटनाओं को मानसिक रूप से दोहराया। गाओ युआन, उसके भाव, उसकी हरकतें। एक बात, उसका बायां हाथ, वो अंगूठे से उंगली रगड़ने की हरकत। अचानक मुझे कुछ याद आया। जिस पल मैंने परत तोड़ी और पत्थर देखे, उसका डर अपने चरम पर था। लेकिन जब मैंने पत्थर उठाकर साधारण तेज रोशनी में देखा तो उसके चेहरे पर डर के अलावा कुछ और भी था, एक राहत। जब उसने देखा कि मैंने साधारण रोशनी का उपयोग किया और उसे कुछ नहीं मिला, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर राहत आ गई थी। वो किस बात से राहत महसूस कर रहा था? इसलिए कि मैंने गलत रोशनी का इस्तेमाल किया। मैं चारपाई से उछलकर खड़ा हो गया, दरवाजे पर जोरदार पटकनी दी। दरवाजा खोलो, मुझे शाओ वेंजुन से मिलना है, मुझे सबूतों की दोबारा जांच करनी है, मुझे पता है गड़बड़ी कहाँ हुई। कन्फाइनमेंट रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे पर मेरे टीम लीडर झोंग ली खड़े थे। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, आंखें लाल थी, जाहिर तौर पर पूरी रात नहीं सोया था। कैप्टन, मेरे पीछे आओ, उसने बीच में ही टोक दिया और चल दिया। मैं उसके पीछे लंबे गलियारों से गुजरा। टेक्निकल रिपोर्ट मैंने भी देख ली है। झोंग की आवाज भारी थी। जूंग है, यह मामला बहुत बढ़ गया है। कैप्टन, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने उत्सुकता से कहा, गड़बड़ी पत्थरों में नहीं है, रोशनी में है। कैसी रोशनी? मेरे गुरु वाले मामले की बंद ब्रीफिंग मैंने दर्जनों बार पढ़ी थी। रिपोर्ट में एक जगह लिखा था, वह बैंगनी रोशनी हर रोशनी में नहीं दिखती, वो सिर्फ एक बेहद खास नैरो फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी पर प्रतिक्रिया करती है। उस फ्रीक्वेंसी को उस समय हमारा देश अभी प्रयोगशाला में सफल कर पाया था। ये पूरी तरह गुप्त अल्ट्रावायलेट बैंड थी, साधारण उपकरण उस पैरामीटर तक नहीं पहुंच सकते। झोंग ले की चाल रुक गई। वो मुड़ा और देर तक मुझे घूरता रहा। तुम्हें कितना भरोसा है? 100%, मैंने दृढ़ता से कहा। झोंग एक पल चुप रहा, फिर अपना मोबाइल निकालकर वही एन्क्रिप्टेड नंबर मिलाया। इस बार उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मेरी बातों को शब्दशः दोहरा दिया। फोन के दूसरे छोर पर कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। उसे 1 घंटा दो, अंततः शाओ की बर्फीली आवाज आई, मैं आइसोलेशन लैब में उसका इंतजार कर रही हूँ। आइसोलेशन लैब में माहौल इतना भारी था मानो पानी टपकने लगेगा। तीनों पत्थर एक सफेद ऑपरेशन टेबल पर पड़े थे। 4-5 टेक्नीशियन एक तरफ खड़े थे, उनकी नजरों में शक और घृणा थी। शाओ एक कोने में खड़ी थी, अपनी बाहें बंद किए। श्री जूंग, आप शुरू कर सकते हैं। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मुझे एक ट्यूनेबल लेजर एमिटर चाहिए जिसकी तरंगदैर्ध्य अल्ट्रावायलेट बैंड तक पहुंच सके, मैंने कहा। एक टेक्नीशियन ने ताना मारते हुए कहा, यार तू जानता है तो क्या बोल रहा है? अल्ट्रावायलेट बैंड? क्या ये कोई साइंस फिक्शन लैब है? उसकी बात मानिए, शाओ ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। टेक्नीशियन ने अनिच्छा से पर एक सटीक उपकरण तैयार किया और टेबल के पास ला दिया। मैंने आगे बढ़कर लेजर का नियंत्रण खुद संभाला। धीरे धीरे तरंगदैर्ध्य को बदलना शुरू किया, सामान्य स्पेक्ट्रम से लेकर अल्ट्रावायलेट की तरफ बढ़ता गया। लैब में पूरी तरह सन्नाटा था। अचानक एक खास फ्रीक्वेंसी पर तीनों पत्थर एक साथ चमक उठे। बैंगनी रोशनी की वे पतली रेखाएं जो मैंने दोपहर में देखी थी, वे अब पूरी स्पष्टता से उपकरण पर चमक रही थी। न केवल रेखाएं बल्कि पत्थरों की अंदरूनी संरचना में जटिल जालीनुमा बैंगनी पैटर्न उभर आए। शाओ का चेहरा उस पल वैसा ही सफेद पड़ गया जैसा पहले गाओ युआन का हुआ था। टेक्नीशियन स्तब्ध रह गए, किसी की आवाज नहीं निकली। एक लंबे सन्नाटे के बाद शाओ ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। पुष्टि हो गई, पंछी, तीनों पत्थर असली हैं, तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित करें। फोन रखकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो ताना नहीं था बल्कि एक दुर्लभ आदर था। श्री जूंग, आपकी वजह से हमें एक बड़ी तस्करी का पता चला है। आपका अंतर्ज्ञान और वह बैंगनी रोशनी, उन्होंने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। धन्यवाद। बाद में पता चला कि वे पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे बल्कि एक अत्याधुनिक तकनीकी सामग्री थी जिसका उपयोग हथियारों के लिए किया जा सकता था। गाओ युआन सिर्फ एक ढोने वाला था, उसके पीछे एक पूरा तस्करी नेटवर्क था। जब मैं अगले दिन वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आया तो झोंग ले ने मुझसे कहा, जूंग है, तेरी आंखें अभी भी काम कर रही हैं। मैंने
ने मुस्कुराकर कहा, 11 साल में यह आंखें सिर्फ सामान नहीं देखती कैप्टन, वे सच भी देखती हैं। समाप्त।